नमस्कार विद्यार्थियों। आपकी 12वीं की एग्ज़ाम आने वाली है और ये जो मॉडल पेपर है ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है इसने अपनी वेबसाइट पर डाउनलोड किया है ताकि विद्यार्थी इसको देखकर परीक्षा की तैयारी कर सकें कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न तो जो है ऐसे वाले आएंगे जिसको आप बहुविकल्पात्मक कहते हो, कितने प्रश्न जो हैं रिक्त स्थान वाले आएंगे और कितने गद्यांश आएंगे, पद्यांश आएंगे। ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जो मॉडल पेपर के अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका बोर्ड का पेपर रहेगा वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह आएगा, यही पैटर्न रहेगा, बस प्रश्न जो है चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। इसके अलावा इन प्रश्नों के अंदर से भी प्रश्न आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि इनमें से कोई प्रश्न नहीं आ सकता। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसको बड़े ही ध्यान से देखें। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2025 अंग्रेजी में लिखा है। नमूना प्रश्न पत्र है, ये मॉडल पेपर है। विषय हिंदी साहित्य है और कक्षा 12 का है। सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सामान्य निर्देश दिए हैं कि समय 3.25 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक जो है 80 नंबर का रहेगा। सामान्य निर्देश है परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखें, यानी रोल नंबर जो है अनिवार्य लिखना है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्नों के उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उनके उत्तर एक साथ ही लिखें, यानी जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके प्रश्न एक जगह ही लिखना है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु दे रखा है कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें, कि प्रश्न जो है किस क्रमांक का है वो क्रमांक अवश्य डालें, उसके बाद ही उत्तर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। तो खंड ए है, जैसे कहा गया था कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ ही लिखें, तो यहाँ ये खंड ए है। तो ए खंड के अंदर प्रश्न एक है, तो प्रश्न एक के अंदर जितने भी प्रश्न रहेंगे उनको आप एक ही जगह हल करें। कि खंड ए के अंदर जो है बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे 1 से लेकर 15 तक, यानी 15 नंबर के जो प्रश्न हैं वो विकल्प दे के पूछे जाएंगे आपसे। 4 विकल्प दे देंगे और आपको सही बताना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, कुल 15 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि सूरदास की झोंपड़ी पाठ प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है। तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है, बताइए आप क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, तो चलो बताते हैं। इसका सही उत्तर है रंगभूमि, आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है सूरदास की झोंपड़ी में आग लगने का कार्य किस व्यक्ति ने किया। तो जगदर ने किया, या बजरंगी ने, भैरव ने, या नायक राम ने। तो आपने अगर सूरदास की झोंपड़ी पाठ पढ़ा है तो आपको अच्छी तरह पता है कि ये काम किसने किया है, भैरव ने किया है। अगला प्रश्न है बिस्कोहर की माटी पाठ में भसीण शब्द का संबंध किस पुष्प से है। तो ये भी पाठ में बिल्कुल दिया गया है, तो इसका उत्तर है कमल। जो भसीण है वो कमल के पुष्प को कहा गया है। अब है अगला प्रश्न 56 का काल किस वर्ष पड़ा। तो 56 का काल किस वर्ष पड़ा पूछा गया है। तो ये है 1899 ईस्वी, यानी 1899 के अंदर 1899 ईस्वी में अगर हम 57 विक्रम संवत 57 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 और 9 और 5 14 1 15 और ये 9 1 1956। इसलिए 1956 के अंदर ये अकाल पड़ा था, इसलिए इसको 56 अकाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है राक्षसी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा था। तो हम जब पाठ पढ़ते हैं कौन सा
अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। तो उस समय जो है ये बताया जाता है कि जो राक्षसी बांध है वो नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा था। अगला प्रश्न है, बनारस कविता में किस ऋतु का वर्णन है? तो बनारस कविता में जो है वसंत ऋतु का वर्णन है। अगला प्रश्न है, ए बार बाजी विलो की रेखांकित शब्द का अर्थ है? तो बाजी शब्द का अर्थ हमें बताना है। तो बाजी शब्द का अर्थ है घोड़ा। अगला प्रश्न है, जैसे कि बारहमासा का प्रारंभ किस मास से होता है? यहाँ किस मास से होता है पूछा गया है। तो यहाँ मार्गशीर्ष, आपकी किताब में मार्गशीर्ष महीने से जो है बारहमासा का प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, दूसरा देवदास कहानी में किस शहर का वर्णन है? तो इसमें आपने कहानी पढ़ी है दूसरा देवदास, बहुत अच्छी कहानी है। तो ये है हरिद्वार शहर का वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है, संवादिया पाठ किस विद्या से संबंधित है? तो संवादिया पाठ क्या है? कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की। अगला प्रश्न है, प्रेमघन की छाया स्मृति में मिर्जापुर शब्द का क्या अर्थ बताया है? तो मिर्जापुर शब्द का अर्थ जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है वो क्या करते हैं? लक्ष्मीपुर। अगला प्रश्न है, समाचार लेखन में ककार की संख्या है? तो ककार की संख्या कितनी बताई गई है? 6 बताई गई है। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो उल्टा पिरामिड शैली का प्रारंभ जो है 18वीं सदी में अमेरिका में हुआ। कहाँ पे हुआ? अमेरिका में। अमेरिका। अगला प्रश्न है, संवाददाताओं में कार्य का विभाजन का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है इसमें पूछा गया है। तो ये कहलाता है बीट। अगला प्रश्न है, बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहते हैं? तो बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को हम कहते हैं संवाददाता। क्या कहते हैं? संवाददाता। अगले प्रश्न है, इसी खंड का दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 1 से लेकर 6 तक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है। पहला प्रश्न है, खालिस्तान काव्य गुण में कठोर वर्ण एवं संयुक्त अक्षरों का प्रयोग होता है। यानी कौन सा काव्य गुण है जिसमें कठोर वर्ण और संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? तो आप सबको पता है ये है ओज गुण। कौन सा गुण है? ओज गुण है। अगला प्रश्न है, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो जहाँ पर श्रृंगार रस का वर्णन हो रहा हो, हंसी मजाक हो रही हो, तो वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। माधुर्य, तो इसमें माधुर्य हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कुंडलिया एक मात्रिक छंद है। कैसा मात्रिक छंद है? सममात्रिक है या विषम मात्रिक है या अर्ध सममात्रिक है? ये पूछना चाह रहा है। तो कुंडलिया जो है हमको पता है कि 2 दोहों से मिलके बनता है, दोहा और रोला। दोहा प्लस रोला, तो दोहा रोला से बनता है। तो ये विषम मात्रिक है। कौन सा है? विषम मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है, हरि गीतिका छंद में चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? तो हरि गीतिका छंद में 4 चरण होते हैं। 4। अगला प्रश्न है, अलंकार अगला प्रश्न है, अलंकार में कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कारण के बिना ही कार्य हो रहा हो, तो वहाँ होता है विभावना। विभावना अलंकार होता है। और अगला 6ठा प्रश्न है, जहाँ उपमेय की अपेक्षा उपमेय में गुणों की अधिकता से श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है?
तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है, व्यतिरेक। तो ये जो है दो पहले वाले बहुविकल्पात्मक प्रश्न थे, दूसरा रिक्त स्थान वाले थे। अब है तीसरा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश को पढ़ने के बाद में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर गद्यांश के आधार पर ही देने हैं। तो देखते हैं। गद्यांश को आप एक बार वीडियो को स्किप करके एक बार पढ़ लें। मैं जो है डायरेक्ट प्रश्नों पे चलता हूँ। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक आप पढ़ो, आपको जो उचित शीर्षक लगता है वो आप दे सकते हो। तो इसमें भक्ति आंदोलन भी हो सकता है, तुलसीदास जी की भक्ति हो सकती है, सगुण और निर्गुण भक्ति भी हो सकती है। ऐसे जो है बहुत सारे शीर्षक निकल सकते हैं। वैष्णव भक्ति हो सकती है, तुलसीदास की भक्ति हो सकती है। तो यहाँ पर भक्ति आंदोलन भी हम लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निर्गुण एवं सगुण में एक अंतर लिखो। तो निर्गुण ईश्वर का अमूर्त या निराकार रूप है, जबकि सगुण ईश्वर का मूर्त या साकार रूप है। अगला प्रश्न है, वैष्णवों एवं शाक्तों में समन्वय का कार्य किसने किया। तो वैष्णव एवं शाक्तों में समन्वय का कार्य किसने किया है, तुलसीदास जी ने। किसने किया है, तुलसीदास जी ने किया है। तो तुलसीदास जी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने अपना उपास्य किसे माना है। तो इसमें दे रखा है अपना उपास्य भगवान राम को इन्होंने माना है। अगला प्रश्न है, राम दीनबंधु थे कैसे। राम दीनबंधु कैसे थे। तो इसका उत्तर है कि उन्होंने जहाँ शबरी, गिद्धराज, जटायु आदि अपने श्रेष्ठ सेवकों को सुगति दी, वहीं कोल, किरात और भील आदि वनवासियों को दर्शन देकर प्रसन्न किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि राम दीन बंधु थे, दीन दुखी गरीबों के बंधु यानी सखा थे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने जनसाधारण के लिए भक्ति आंदोलन में क्या किया। तो हम जब इस पद को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा तुलसीदास ने भक्ति के आधार पर जनसाधारण के लिए धर्म को सुगम बनाया और धर्म गुरुओं या पुजारियों के धार्मिक अधिकार की प्रधानता को कमजोर किया। आगे देखते हैं। अब यह है वो गद्यांश था, अब यह है पद्यांश। तो निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ये भी 6 नंबर का है। तो आइए इसको भी आप स्किप करके पढ़ें। ब्रह्म से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है, कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य से, उद्यम से श्रम जल से। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक हमें लिखना है तो उद्यम का महत्व, उद्यम का महत्व हो जाएगा इसमें। रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए। रेखांकित शब्द जो गद्य में दे रखा है उद्यम, इस शब्द का अर्थ हमें बताना है। तो उद्यम का अर्थ होता है मेहनत, मेहनत करना। प्रकृति किससे नहीं डरती। तो जो प्रकृति है वो भाग्य के बल से नहीं डरती। प्रकृति किससे नहीं डरती, प्रकृति भाग्य के बल से नहीं डरती। अगला प्रश्न, मनुष्य अपना सुख किस प्रकार प्राप्त करता है। तो मनुष्य अपना सुख जो है श्रम के सामने, मनुष्य अपना सुख किस प्रकार प्राप्त करता है। मनुष्य अपना सुख किस प्रकार प्राप्त करता है। तो इसमें मनुष्य अपना सुख अपनी मेहनत से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है, मनुष्य अपना सुख अपनी मेहनत से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है,
प्रकृति किसके सामने हार मानती है? तो प्रकृति जो है मनुष्य के श्रम के सामने हार मानती है। भुजबल का महत्व लिखिए। तो भुजबल का महत्व यह है कि मनुष्य अपने परिश्रम के द्वारा ही कठिन परिस्थितियों में विजय पाता है और परिश्रम से ही अपना भाग्य बदल सकता है। इस प्रकार प्रकृति को भी वह अपने अनुकूल बना लेता है, उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगले प्रश्न है, अब आगे जो प्रश्न आएंगे ये खंड ब चालू हो गया है, खंड ब। अब एक खंड ब है, इसमें जितने प्रश्न आएंगे उनको एक जगह हल करने हैं। तो निर्देश है, प्रश्न संख्या 5 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न में के लिए अधिकतम सीमा 40 शब्द निर्धारित है और इनके उत्तर लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। पहला प्रश्न है, कुटज निबंध मानव के लिए क्या संदेश देता है? तो ये आपको बताना है। साझा लघु कथा की मूल संवेदना लिखिए। अगला प्रश्न है, वसंत आया कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े नीरज नयन नेह जल बाढ़े। प्रस्तुत पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। और अगला प्रश्न है, सूरदास का घर जल जाने पर भी उसमें क्या सकारात्मक संदेश दिया? उसने क्या सकारात्मक संदेश दिया? और अगला प्रश्न, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के अंतर्गत कौन सी समस्या वर्णित है? और अगला प्रश्न है, माधुर्य गुण एवं ओज गुण में एक अंतर स्पष्ट करो। तो ये जो है इस प्रकार यहाँ पर 5 से लेकर 15 तक प्रश्न है। ये 11 प्रश्न हो गए। आगे देखते हैं। फीचर की 2 विशेषताएं लिखो। संवाददाता एवं विशेष संवाददाता में क्या अंतर है? कहानी लेखन के चरण स्पष्ट कीजिए। जयशंकर प्रसाद या ममता कालिया का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो यहाँ पर 5 से लेकर 15 यानी 10 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं 20 नंबर के। तो इन प्रश्नों के आप उत्तर तैयार कर लें और एक कॉपी में नोट्स बना लें। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखना है। यह दीप अकेला कविता में दीप की विशेषताओं को विस्तृत रूप से समझाओ, अथवा कार्नेले का गीत कविता का मूल भाव लिखिए। अब इन दोनों में से अथवा है तो या तो आप यह दीप अकेला वाला क्वेश्चन कर लो या कार्नेले का गीत वाला कर लीजिए। अगला प्रश्न है, दूसरा देवदास कहानी में वर्णित प्रेम की तुलना वर्तमान प्रेक्ष्य में कीजिए, अथवा संवदिया कहानी के दोनों पात्रों हरगोविंद एवं बड़ी बहुरिया का चरित्र चित्रण कीजिए। इन दोनों में से भी एक करना है, अथवा है। और बिस्कोर की माटी में लेखक ने माँ की ममता का वर्णन किन किन उपमाओं से किया है, वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, सूरदास की झोंपड़ी पाठ के अनुसार सूरदास का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये जो है खंड 6, इसमें ये क्वेश्चन थे। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। तो इनके उत्तर इस प्रकार लगेंगे। और अगले प्रश्न है खंड द। खंड द में है सप्रसंग व्याख्या वाले जो गद्यांश की है। तो ये कुटज यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के पाठ से लिया गया है। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। अगला प्रश्न है, हथुआ में भी दे रखा है। हरगोविंद जो संवदिया कहानी है उससे आया है ये। तो इसकी प्रसंग और फिर व्याख्या और फिर विशेष लिखना है। फिर अगला प्रश्न है पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। ये भी 5 नंबर की, वो भी 5 नंबर की थी। फागुन पवन झकोर बहा चौगुन शिव जाय किमि सहा तन जस पियर पात भा मोरा बिरह न रहे पवन होई झोरा। तो इस प्रकार ये जो 12 मासा है मलिक मोहम्मद जायसी का नागमती वियोग खंड, वहाँ से ये लिया गया है। तो आप या तो ये कर सकते हो, अगर ये नहीं आ रहा तो तोड़ो कविता जो है रघुवीर साई जी की तोड़ो कविता है, उसको आप सप्रसंग व्याख्या लिख सकते हो। और अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 400 शब्दों में निबंध लिखिए। तो ये आपको निबंध लिखना है जो 6 नंबर का प्रश्न है। तो इस प्रकार आपके 21 क्वेश्चन हैं और कितने खंडों में बटे हुए हैं ये
आपके 4 खंडों में, है, बस, है और तय। ये 4 खंड हैं। तो इस प्रकार आपको देखना है पेपर, और इसमें आप आसानी से पास हो सकते हैं अगर थोड़ी बहुत भी मेहनत करें तो, क्योंकि इसमें शुरू में 15 क्वेश्चन और फिर 6 क्वेश्चन, 21, और ये 6 नंबर के, ये 21 और 12 के ये है, और इसके अलावा वो है। तो आप आसानी से पास हो सकते हैं, बस थोड़ा धैर्य के साथ और थोड़ा मेहनत के साथ, आप जुनून के साथ तैयारी कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।